हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। तो पहले पहल हम जानेंगे आज बोलियों के बारे में। सामान्य सी चीजें हैं, इसमें देखना ज्यादा टाइम हम बोली में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपके लिए और चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, मुख्य रूप से बोली भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में वार्तालाप हेतु किया जाता है। अब देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में ये बोल रहा है कि वार्तालाप के लिए अलग अलग बोलियां होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। देखना, तो भाषा के एक ऐसा रूप जिसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहेगा, अपनी बातचीत के लिए ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वार्तालाप हेतु इस शब्द को याद रखना। अब ऐसे प्रश्न कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जो आपको सिंपली एलिमिनेट करनी होती है, तीन चार पंक्तियों में से एक पंक्ति सही होगी, एक पंक्ति या गलत होगी। ठीक है, उसलिए उसके लिए आपको ये इस तरीके से पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आएगा नहीं। बोलियां आपको पता है भारतवर्ष में कितनी जो भारतीय हिंदी भाषा को बनाने के लिए बोलियों ने सहयोग दिया है, तो उसमें से कौन कौन सी ये हम आगे देखते हैं। आपको वैसे पता भी है ना। बोलियां जो है देखिए, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आधार पर अपने क्षेत्र का विकास करती हैं। ठीक है, तो दो चीजें रहती है इसमें, राजनीतिक आधार पर और सांस्कृतिक, है ना, संस्कृति और राजनीतिकता के आधार पर जो हमारी बोली अपना क्षेत्र जो है वो विकसित करती हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम किस नजरिए से देखते हैं, तो यह बोली है जिसके कारण इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। ठीक है, इसको याद रख लिया। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बोली का विशेष महत्व होता है क्योंकि जो आपका बोलियां देखती हैं उससे ही हम क्या मानते हैं कि हमारी जो भाषा है वो मेन भाषा निकलती है। विश्व में बोली जाने वाली अनेक बोलियां जो है मिलकर भाषा को समृद्ध करने का कार्य करती हैं। तो जिस तरीके से हमारी हिंदी को समृद्ध करने के लिए 17 बोलियां हैं, लेकिन और लेखकों ने माना कि कुछ और बोलियां भी उसमें समाहित रहती हैं, तो लगभग हमने 17 फिर फिक्स कर दी हैं कि उन 17 के जो शब्द हैं या उन सब 17 बोलियों से हमारी जो भाषा है वो जरूर बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कह रहा है कि विश्व में बोली जाने वाली जो भी बोलियां हैं उन सब से मिलकर ही हमारी भाषा जो है वो समृद्ध बनती है। ठीक है, भारत में लगभग 600 बोलियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं। अब ये है मोटे तौर पर आंकड़ा, देखिए, जो सर्वमान्य मतानुसार है कि यहाँ पर लगभग इतनी बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने अपना जो भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ है, देखना इसमें इसने भारतवर्ष में कितनी बोलियां बताई हैं, 544 बोलियां बताई हैं और 179 इसने उपभाषाओं का जिक्र किया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, देखना, ये याद रख लेना है। ठीक है, 179 उपभाषाएं और 544 बोलियां, याद रखना है इसको। तो यहां से कोई ज्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेगा, आप सिंपली इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, अगर नहीं रखना है याद तो कोई बात नहीं, इससे आपको ज्यादा प्रश्न जो है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि जब किसी क्षेत्रीय बोली में साहित्य की रचना का विस्तार होने लगता है तो उसे उपभाषा नाम मिल जाता है ना। जिस तरीके से आप देखेंगे ना, जैसे हमारी ये अवधि रही, ठीक है, अवधि रही, आपके पास ब्रज रही, है ना, खड़ी बोली रही, इनमें क्या हुआ, इनमें साहित्य का निर्माण भी होता गया। ठीक है, तो इसलिए फिर बाद में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत इसमें रहा लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाया कि उपभाषा बन सके। ठीक है, उपभाषा बनने के लिए जो है फिर इन्हें पश्चिमी पूर्वी हिंदी ये जो रही हैं, देखिए नीचे वाली उपभाषाएं, इस तरीके से देखना पड़ा। तो हिंदी की मुख्य बोलियां आप सब लोग जानते हैं, जो भी हैं उनको आप याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो जैसे ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी हिंदी इत्यादि, यही तो है। ठीक है, अगर कुछ और राजस्थानी वगैरह इसमें रह गई हैं, देखना उनको भी साथ में ऐड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी रही, है ना, दाजुबे की रही, ठीक है, निमाड़ी रही, जो आप भोलानाथ तिवारी ने माना कि वो भी रही हैं, है ना, उनको भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है। भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र क्या हो, एक सीमित दायरे में रहा हो, है ना। लेकिन इसका आधार जो है वो सांस्कृतिकता होती है, हमारी राजनीतिक होती है, राजनीतिकता होती है ना। ये चीजें साथ साथ में इसमें आप जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ से आपको कोई प्रश्न वैसे मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, आप चाहें तो इजिली यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए बोली की विशेषताएं, इनको याद रखना होगा तो इनको देख लीजिए क्योंकि ऐसा प्रश्न हो सकता है आपको कभी कभार आ जाए। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, बोली में व्याकरण एवं साहित्य की आवश्यकता नहीं होती। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बोली में कभी भी हमें व्याकरण वगैरह की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इसका स्वरूप स्वतंत्र होता है।
ठीक है? इसका प्रयोग जो है बिना किसी नियम के होता है, हम सब लोग जानते हैं। देखना कोई नियम वगैरह की जिस तरीके से हम देखेंगे ना कि कारक वगैरह-वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ये हमें इसमें नहीं मिलेंगी। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है या किसी भी प्रकार से लिखी या बोली जा सकती है। ये भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप है। हिंदी बोली के अंतर्गत मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छू आगे बढ़ जाइए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर आती है मानक भाषा। अब मानक भाषा में क्या है देखना, ऐसी भाषा जो किसी देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह भाषा का वह स्वरूप है जिसका प्रयोग पूरे क्षेत्र में शुद्धता के साथ किया जाता है। इसे आदर्श भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि मानक भाषा को ही हम क्या कहते हैं, आदर्श भाषा कहते हैं, अच्छी भाषा कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, मानकीकृत भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो बिल्कुल आप देखेंगे सही तरीके से जिसमें व्याकरणिक अशुद्धि भी ना हो, या फिर आप कहेंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब हमें अ, ऐसी चीज नहीं दिखती है जो इसे शुद्ध ना बनाए। ठीक है, तो यही आपका मानक भाषा। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, इसका मुख्य उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए होता है, देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है देखना, आप कह सकते हैं कि हमारी जो प्रशासनिक भाषा हो गई, जैसे राजभाषा वगैरह होगी, ये कैसी रहती है, मानकीकृत रहती है। ठीक है, इसमें आपको बोली वगैरह के नहीं दिखेंगे, बिल्कुल प्योर मिलेगी इसमें आपको भाषा। ठीक है, तो जो भी हमारी राजकीय भाषा है वो कैसी रहती है, मानकीकृत, यानी कि आपका शुद्ध भाषा रहती है, परिनिष्ठित भाषा रहती है। इसके अलावा मानक भाषा का प्रयोग जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, साहित्यिक क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, वहां पर भी आप जो है ऐसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, देखना चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो या व्यापारिक हो। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर साथ साथ में इसमें याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसे आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित भाषा के नाम से भी जानते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। बहुत सारे लोग जो है लेट आ रहे हैं, जगदम्बा एंड राधिका, है ना? ओके, तो ये हो गया आपका मानक भाषा। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है देखना, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ पर मानक भाषा की कुछ विशेषताएँ लिखी हैं, इनको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक को हम आज देख लेते हैं। मानक भाषा लगभग देश के सभी भागों में सर्वमान्य होती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है देखना जी, जो भी हमारी परिनिष्ठित भाषा है, जैसे हम हिंदी की बात करते हैं या अंग्रेजी की बात करते हैं, देखिए तो वो पूरी मानकीकृत होकर ही हम रखते हैं और पूरे देश में या पूरे हर एक क्षेत्र में उसको ही हम सर्वमान्य मानते हैं। इसका स्वरूप केवल एक ही होता है, जिसके कारण ओके, ओके, ठीक है राधिका। स्वरूप केवल एक है जिसके कारण उसमें क्षेत्रीय और स्थानीय प्रयोगों में संरक्षण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यह भाषा आधुनिक युग के अनुसार निरंतर विकसित होती रहती है। इसको याद रख लेना है कि भाषा जो है देखना, आप देखेंगे ना शुरुआत में हमारी जो मानक भाषा रही उसका रूप कुछ अलग था, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो उसका विकास भी तो हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना है। यह सुनिर्धारित, सुस्पष्ट और सुनिश्चित होती है, जिसके कारण इसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे जैसे आज हिंदी हो गई है ना, तो उसको हम एकदम से बदल थोड़ी ना सकते हैं। अगर उसमें बदलाव भी करना होगा तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, ये भाषा देश की संस्कृति, शिक्षा पद्धति, प्रशासनिक व्यवस्था एवं संवैधानिक क्षेत्रों के कार्यों को संपादित करने में सक्षम होती है। कि जितने भी हमारे काम हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, है ना, विज्ञान से संबंधित हो, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको याद रख लेनी है कि ये सक्षम होती है हमारी मानकीकृत भाषा जो है इस तरीके के कार्यों के लिए। मानक भाषा में नए शब्दों का निर्माण एवं उन्हें ग्रहण करने की क्षमता भी होती है, लेकिन इसमें एक पूरी समिति के तहत जो है इन नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे, जो राजभाषा वाला पोर्शन आएगा देखना, वहां पर आप देखेंगे कि कैसे नए शब्दों को किया जा सकता है या फिर कौन सी चीजें इसमें रखी जा सकती हैं। इस भाषा में क्षेत्रीय एवं शैलीगत उतार चढ़ाव होने के बावजूद वह स्थिर एवं शुद्ध होती है। ठीक है, इसको देखना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बावजूद के बाद भी आना चाहिए, बावजूद के साथ कभी भी नहीं लगता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्षेत्रीय और शैलीगत उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसमें, लेकिन बावजूद उसके ये क्या रहती है, स्थिर और शुद्ध रहती है ना? मानक भाषा मुख्य रूप से किसी देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है, ये हमने शुरुआत में भी देख लिया था। तो यही है इसकी मुख्य जो
विशेषताएँ हैं। इसके अलावा आपको और भी मिल सकती हैं, उनको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ज़्यादातर संभावनाएँ तो यही रहेंगी कि मानक भाषा में कौन-सी चीज़ रहती है विद्यमान और कौन-सी चीज़ जो है वो नहीं होती है। फिर अगर आपको बोली और मानक भाषा में अंतर पूछा जाए, तो वो फिर आप ईज़िली कर सकते हैं कि बोली में जो है इस तरीके की शुद्धता, इस तरीके के जो नियमावली है, वो नहीं रहती। जबकि मानक भाषा में आपकी शुद्धता भी रहेगी एंड इसमें कुछ नियम भी रहेंगे और ये इतने ज़्यादा जो है वो परिवर्तनशील भी नहीं होगी। ठीक है? ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात आती है हमारा जो मेन चीज़ है, वो कौन-सी है देखिए, ये है आपका राजभाषा। ठीक है? राजभाषा यहाँ से प्रश्न आपको डेफ़िनेटली बनता है। पहली चीज़ तो आपको याद रख लेना है कि राजभाषा में क्या-क्या चीज़ें आपको रहने वाली हैं। जैसे इसमें राजभाषा का अर्थ आपको पूछ लेते हैं, ठीक है? भारतवर्ष में भारतीय जो राजभाषा रही, वो क्या रही? और राजभाषा हिंदी में हिंदी के जो प्रयोग की प्रगति रही, वो कैसे हुई? फिर यहाँ पर आपको याद रख लेना है, राजभाषा में ही हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, कि संविधान में कब इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है? ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि राजभाषा से संबंधित कौन-कौन से उपबंध हैं, ठीक है? इनको भी आप याद रखते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम आज देखेंगे वो है राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति, कि कैसे-कैसे इसके प्रयोग को जो हम गतिशीलता मिली, है ना? यहाँ से आप लास्ट टाइम देखेंगे एक प्रश्न पूछा गया था। लास्ट टाइम नहीं, शायद जो हमने पेपर डिस्कस भी किया था, उसमें भी एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ था यहाँ से। वो हम देखेंगे कि कैसे आएगा और यहाँ से कैसे प्रश्न अब आगे आने वाले पेपर में आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले है देखिए राजभाषा। अब राजभाषा से क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो राजकीय कार्यों की भाषा रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राज कार्य, राज हुआ मतलब शासन और कार्य हुआ मतलब भाषा हुआ आपका भाषा, ठीक है? शासकीय जो भाषा रहती है, वही क्या है आपका? वही आपका राजभाषा है। ठीक है? इसको ध्यान रख लेना है। तो पहली चीज़ है यहाँ पर संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन एवं संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत जो भाषा रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही राजभाषा कहा जाता है। इन शॉर्ट कहें कि शासकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही राजभाषा कहा जाता है। तो ये तो होगी सामान्य सी जानकारी इसकी। अब बात आती है कि भारतवर्ष में अगर हम हिंदी की बात करें, तो ये 3 पदों पर प्रतिष्ठित है। अब ये 3 पद कौन-कौन से हैं देखिए, एक है आपका राजभाषा, एक है राष्ट्रभाषा और एक है संपर्क भाषा। यहीं से आप राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा समझ जाएँगे देखना। ज़्यादा मैं इसको आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न जो है वो नहीं रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है? अगर हम देखें राजभाषा कैसे हुई है, संविधान में इसका वर्णन है कि जो अनुच्छेद 343 है, उसके अनुसार क्या है, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है? तो ये पहली चीज़ हो गई, है ना? अब आता है कि अधिकतर भारतीयों के द्वारा इसका प्रयोग किए जाने के चलते इसे राष्ट्रभाषा कहा जाने लगा। लेकिन मान्यता जो है, उसको नहीं है ना? राष्ट्रभाषा जैसा शब्द जो है हमारे संविधान में ऐसा था नहीं। ठीक है? लेकिन मांग हमेशा ये उठती रही है देखना कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन अधिकतर भारतीयों के द्वारा इसका प्रयोग के चलते ही इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और अधिकतर लोग जब बोलते हैं, तो उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण यह भाषा क्या हुई? व्यावहारिक हुई, एक-दूसरे के साथ संपर्क साधा जा रहा है इसी भाषा में, तो ये तब क्या हो जाती है, तब हो जाएगा ये आपका व्यावहारिक भाषा यानी कि संपर्क की भाषा। ठीक है? इसको आप याद रखिएगा कि ये अलग-अलग चीज़ें रहेंगी और इस तरीके से हम हिंदी को देखते हैं कि ये 3 पदों पर विराजमान भारतवर्ष में है ना? तो क्यों इसको हम मानते हैं? ये आपको ऐसे याद रख लेना है। राष्ट्रभाषा ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और ज़्यादा ही लोग इसको जो है आपस में क्या कर रहे हैं, व्यावहारिकता में ला रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या रहेगी आपकी व्यावहारिक यानी कि संपर्क भाषा भी हो जाती है। ठीक है? अब आती है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग पहले पहल कहाँ से उठी? बंगाल से हुई। ठीक है? तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रभाषा जो है बनाए जाने चाहिए। ये किस राज्य से पहली पहल मांग उठी? बंगाल के भाग से। ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सामान्य सा परिचय आपको याद रख लेना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है इसकी परिभाषा। इससे आपको वैसे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना? फिर भारत में हिंदी कितने पदों पर है?
ये आपके लिए काम की चीज है देखना, 3 पद हैं इसमें, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ठीक है। राजभाषा ये सब लोगों को पता ही है, 343वां अनुच्छेद है, ठीक है, कॉमन सा प्रश्न है, नहीं बनेगा। फिर आता है राजभाषा के रूप में हिंदी, इसको याद रखिएगा। यहां पर लिखा है देखिए, 14 सितंबर 1949 में संविधान के एक सदस्य श्री गोपाल स्वामी आयंगर, इन्होंने जो संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्माण करने वाली जो सभा रही देखना, उसके समक्ष इन्होंने क्या किया, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना, कि हिंदी को संविधान सभा के समक्ष राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा, तो ये थे संविधान सभा के एक सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हमारी हिंदी जो है वो क्या होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। और इस प्रस्ताव को जो है उसी दिन पूरी सहमति के साथ स्वीकार करके पारित भी कर लिया गया। तो यहां पर आपको यह ध्यान रख लेना है कि जो हमारी हिंदी को कब राजभाषा बनने का दर्जा प्राप्त हुआ, तो यहां पर 14 सितंबर 1949 को जो है इसे राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और इसी दिन ही पूर्ण बहुमत के साथ इसे स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर पहली चीज याद रख लेनी है कि 14 सितंबर 1949 को श्री गोपाल स्वामी अयंगर के कहने पर या इनके प्रस्ताव पर ही हमारी हिंदी को क्या मिला, अपना पूर्ण बहुमत के साथ इसे राजभाषा का दर्जा मिला, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा आता है देखिए कि 1949 में एक और नाम रहा देखिए, सी राजागोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। नेशनल हुआ आपका देखिए राष्ट्र, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। एंड स्टेट का मतलब हुआ आपका राजभाषा, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना, ये कह रहा है कि जो राजा गोपालाचारी रहे, इन्होंने संविधान सभा में जो नेशनल लैंग्वेज थी उसके समान स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया और संविधान सभा की कार्यवाही के जो हिंदी प्रारूप में है स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या हो गया, राजभाषा किया गया। तो ऐसे भी हम मानते हैं कि यहां से भी राजभाषा शब्द जो है वो निकला, ठीक है। पहली बात तो है शब्द की, राजभाषा शब्द देखिए यहां पर सी राजा गोपालाचारी, लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा श्री श्री गोपाल स्वामी अयंगर, एक है गोपाल, मतलब दोनों ही गोपाल रहे देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर और सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखना, वर्धा राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा 1936 में बनी थी ना ये, ठीक है। इसके द्वारा 1953 में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस बनाने की मांग रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन देखना कि किसने हिंदी दिवस बनाने की मांग रखी। तो हिंदी दिवस मनाने की जो मांग रखी थी, ये रखी थी राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा रही है, इसने रखी थी ये मांग, ठीक है। कब रखी थी, वर्धा द्वारा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1953, इस बात को याद रख लेना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है देखना, है ना। और इस दिन को क्या मनाया जाए, हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए और इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इसको भी याद रखिए कि ये वाली मांग भी जो है वो क्या हुई, ये भी मान ली गई कि ठीक है भाई, हिंदी दिवस अगर मनाना है तो उसे भी मना लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है देखना कि जो आपका हिंदी दिवस को मनाने की बात आती है कि पहले पहल फिर हिंदी दिवस कब मनाया गया था, इसको आपने याद रख लेना है कि ये 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये क्या कह रहा है कि जो आपका हिंदी को जो प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदी क्या होनी चाहिए, हमारी राजभाषा होनी चाहिए, तो ये 14 सितंबर 1949 को रखा गया। लेकिन बाद में दूसरी चीज क्या रही कि यहाँ पर हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा, ये 1953 से मनाया जाने लगा। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है देखना, है ना। इसको याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रश्न, कि जो आपका हिंदी दिवस कब से मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना, और ऊपर वाली बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, है ना। तो हिंदी दिवस पहला पहल कब मनाया गया, 14 सितंबर। क्यों मनाया गया, क्योंकि इसी दिन बोला गया कि ये दिन इसलिए शुभ है क्योंकि इसी दिन जो है हिंदी को हमने क्या है, राजभाषा बनाने का जो दर्जा प्राप्त किया था हिंदी ने, तो इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। इसलिए फिर 1953 में राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा रही है, ठीक है, इसका भी क्या रहा, इसका
मतलब इसकी जो ये मांग थी उसको भी स्वीकार कर लिया गया। ओके, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद क्या है आगे। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में और संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार दिया गया था। 343 का क्या कहता है देखना, 343 का एक भाग, पहला भाग जो कहता है वो यही कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बाकी ज्यादा विस्तार से हम आगे देखेंगे इसके बारे में जब हम सिलसिलेवार करके एक एक उपबंधों के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल अभी आपको इतनी ही चीजें याद रख लेनी है जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ये जो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा, इसमें 1936 बताया मैंने, क्या होना चाहिए इसका? राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा 1936 था ये। चलिए इसको देखना पड़ेगा एक बार फिर से, है ना, इसको देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है। इसमें आपका जो महत्वपूर्ण बात आती है राष्ट्रभाषा, यहां पर है देखिए राजभाषा, सॉरी, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति, कि कैसे कैसे राजभाषा जो है वो हिंदी तक पहुंचते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कई घटनाएं घटी, जिनमें से जो प्रमुख रही ये चार। यहां से आपको प्रश्न पूछा गया था देखिए कि इन चार पांच घटनाओं को क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या आदेश जारी किया, 1955 में राष्ट्रपति का आदेश आया। फिर 1955 में ही राष्ट्रपति के आदेश के बाद क्या बना, एक राजभाषा आयोग बना। फिर उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति भी बनी। ठीक है, इसको भी आपने याद रख लेना, वैसे ये 1959 हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं लिखा गया है, देखना इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 1959 1957 दोनों चीजें हैं। 1957 में ये बना था और संसदीय समिति ने 1959 में अपना जो सिफारिशें वगैरह जो थी वो इसमें आगे इन्होंने रखी। आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको यही क्रम याद रख लेना था। ठीक है, फिर 1963 में क्या बना, एक राजभाषा अधिनियम बना और 1968 में राजभाषा संकल्प और राजभाषा नियम जो है वो 1976 में बना। ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है हमारी हिंदी जो है वो, मतलब आप अपनी राजभाषा का जो उसका सफर रहा वो इन सोपानों से होकर के गुजरा। ठीक है, तो यही आपको क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जाता है। ये आपको पांडेन पांडे वाली बुक में भी दिए हुए हैं, देखना जितने भी सारे ये, चाहे वो राष्ट्रपति का आदेश है, चाहे राजभाषा आयोग है, चाहे संसदीय राजभाषा समिति है, चाहे राजभाषा अधिनियम है, चाहे राजभाषा संकल्प है, या फिर आपका लास्ट वाला जो राजभाषा नियम है। पहली बात तो यही याद रखने हैं आपको। अब मेरे हिसाब से ये प्रश्न अब तो नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको पूछ लिया गया है तो अब यहाँ से प्रश्न और बन सकते हैं। देखिए कैसे बन सकते हैं कि राजभाषा आयोग के अंतर्गत क्या क्या चीजें रहती हैं, एंड राजभाषा आयोग में जो आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो, इसमें सुझाव क्या हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर संसदीय जो समिति रही है, इसने कौन कौन से सुझाव उसमें रखे, ये प्रश्न इसमें बन सकता है। ठीक है, इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं देखना यूजीसी नेट के एग्जाम में, कि किस समिति में, किस अधिनियम में कौन सी बात रही, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर जो आपकी मुख्य बातें हैं इसमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है देखिए 1955 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजी खैर की अध्यक्षता में, ठीक है, इनका नाम था बाला साहेब गंगाधर खैर। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, बाला साहेब गंगाधर खैर। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। पहली चीज यही हो गया कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजी खैर को अध्यक्ष बनाया गया। यार ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है देखना कि राजभाषा का अध्यक्ष जो है, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा बाला साहेब गंगाधर खैर, और इनकी अध्यक्षता में गठन हुआ। और ये कितने सदस्य का आयोग बना, 21 सदस्य थे इसमें। और इसने क्या किया, राजभाषा के प्रयोग के बारे में कुछ सुझाव दिए। अब ये सुझाव कौन से थे, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखना ये काम आपका है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें देखना, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कोई ज्यादा सुझाव तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो मुख्य मुख्य सुझाव इनमें रहे हैं उनको आपको जरूर याद रखना है, वहां से प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि कौन कौन सुझाव जो हैं वो इसमें रहे। इसमें देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या याद रख लेनी है,
यहां पर पहले पहल था कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण। ठीक है, ये याद रख लेना, परिभाषिक शब्दावली, इसका निर्माण गति की तीव्र हो और अंतरराष्ट्रीय शब्दावली में थोड़े-थोड़े हेर-फेर के साथ उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है? 2 चीज़ पहले पहल ये हो गई। पहली बात तो ये थी कि पारिभाषिक जो शब्दावली है, उसके निर्माण गति को क्या किया जाना चाहिए? तीव्र किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदी को राजभाषा बनाएँगे तो उसकी अपनी शब्दावली भी क्या होनी चाहिए? विस्तृत होनी चाहिए। इसलिए उसने बोला कि आपका जो शब्दावली का निर्माण कार्य है, वो तीव्र होना चाहिए। ठीक है? दूसरा है जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है ऑलरेडी, ठीक है? उसमें भी कुछ-कुछ परिवर्तन करने के साथ वो स्वीकार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम टोटली ही नकार दें। फिर दूसरा क्या रहा इसमें सुझाव, देखिए कि हिंदी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं ना, उनको एक और भाषा, विशेषकर जो दक्षिण भारत की भाषा है, उसको ज़रूर सीखना चाहिए। ये इसका दूसरा सुझाव था कि भई ठीक है, जो हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको एक और भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए, खासकर दक्षिण भारत। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही है कि दक्षिण भारत की ही भाषा क्यों सीखनी है? क्योंकि दक्षिण भारतीय जो हमारे राज्य रहे हैं, देखना, ये अहिंदी भाषी राज्य थे। ठीक है? एक तो ये अंग्रेजी यहाँ पर पहले पहुंची और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ की वहाँ की जो क्षेत्रीय अपनी जो भाषाएं रही हैं वो ज्यादा रही। ठीक है, तो इसके चलते ये कह रहे हैं कि ये एक तालमेल बनाने के लिए भी कि जो अहिंदी हैं वो हिंदी को सीखेंगे और यहाँ के लोग जो हैं वो दक्षिण भारत की विशेषकर जो भाषाएं रही हैं उनमें से किसी एक भाषा का वो जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या रहा, ये किसका सुझाव रहा, राजभाषा आयोग का। ठीक है, कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी एक अन्य भाषा को सीखेंगे कि विशेषकर जो दक्षिण भारत की भाषा है वो उन्हें जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर तीसरा सुझाव कि 14 वर्ष तक सभी विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान जो है वो करा देना चाहिए। अब देखना यहां से प्रश्न कैसे पूछेंगे आपको, यहां से प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि 1955 में राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ उसमें 21 सदस्य थे। पहला ये कथन है। दूसरा कथन है कि इसमें पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की गति और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अस्वीकार करने की सुझाव दिया गया। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसमें थोड़े-थोड़े हेर-फेर के साथ स्वीकार होगा। ऐसे प्रश्न आपको रहते हैं। तो कई बार बोलेंगे कि इसमें कौन-सा गलत है, कौन-सा सही है, तो 2 ठीक हैं, 2 गलत हैं। ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं, देखना। तो इसलिए इनको आपको अब अच्छे तरीके से अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठा के रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देखना। ठीक है? इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब देखिए ये सिंपल है, बस इनको आपने पॉइंट वाइज़ लिख देना है। पहले-पहले पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में हेर-फेर के साथ स्वीकारता। फिर हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी को एक अलग भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और अलग भाषा उसने बोल दिया स्पेसिफाई करके कि दक्षिण भारत की होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है? फिर 14 वर्ष तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको हिंदी का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ भी इसमें कह रहे हैं। आगे ये क्या कहता है कि कर्मचारियों को निश्चित समय में हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, देखना, कि जो कर्मचारी हैं उनको एक निश्चित समय सीमा मिल जानी चाहिए और उस समय के अंदर उनको हिंदी का ज्ञान जो है वो होना चाहिए कि वो अपना जो भी कार्यालयीय चीजें हैं जहां पर वो उसको हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो वो एक निश्चित समय के अंदर क्या करे, एक निश्चित समय के अंदर वो क्या करे, अपना ये कार्य साधक कार्य साधक ज्ञान का मतलब होता है कि एटलीस्ट इतनी हिंदी सीख लें कि जिससे उसका जो सरकारी कार्य है या जो भी चीजें हैं वो चल पड़े। ठीक है, और इसके लिए ये कह रहे हैं कि पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये भी इसमें रखा गया कि अगर कोई जल्दी से सीख जाता है या फिर किसी ने कोई उत्कृष्ट कार्य कर लिया तो उसको पुरस्कार, अगर कोई नहीं कर रहा है इसमें तो ये दंड की व्यवस्था की बात भी करता था। तो ये इसमें कि जो आपके सरकारी कर्मचारी हो गए। तो ये 4 चीजें हैं, इसको आप याद रख लीजिए कि मुख्य-मुख्य बातें क्या रहीं, जो आपके राजभाषा आयोग के सुझावों में आती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, कई कई बारी आपको सदस्यों को पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग के कितने सदस्य रहे, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इसमें 21 सदस्य रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ओके, राजभाषा आयोग ओके है, किसी को कोई यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न? यही है आपका मेन जो टॉपिक है यहाँ का। यहाँ तक ठीक है? ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है? हुँ। राधिका, आप किन्नौर से हैं? नहीं सर, अच्छा। मैं करसोग से हूँ सर। अच्छा, करसोग से। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। करसोग कहाँ से?
पांगणा सर। अच्छा, पांगणा से। ओके, पांगणा में तो हाँ लाइट जी। होनी चाहिए, मुझे लगा किन्नौर से है, किन्नौर में लाइट नहीं होती आजकल। नहीं सर, मैं पांगणा से भी थोड़े पीछे चरखड़ी जगह आती हूँ, वहां से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। जी। चलिए, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। हरीश। रुचि। संगीता, मीणा। ऑल ठीक ओके है। है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कुछ और चीजें यहाँ पर। ये तो हो गया राजभाषा आयोग, देखना पहली चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आता है 1955 में थे हम राजभाषा आयोग की में, है ना। और इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग के कुछ सुझाव रहे। अब अन्य सुझाव कौन से आए, यहाँ पर अन्य सुझाव रहे, देखिए। ये बोल रहा है कि जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं रही ना, उसमें हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। मतलब भाषा के ज्ञान के लिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होना चाहिए। जिस तरीके से आपने बीए में भी पढ़ा था ना हिंदी, सेकंड ईयर में आप देखते हैं एक सामान्य हिंदी आप पढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब जो है आपका एग्जाम भी क्या होना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाएगा। तो ये भी एक सुझाव रहा इसमें। भारतीय भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है, कि जो भारतीय भाषाएं रही हैं उनमें निकटता आए। और ये निकटता के लिए ही आपने देखा पीछे कि अहिंदी भाषी जो है वो कौन सी हिंदी सीखेंगे, वो सीखेंगे आपके जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं विशेषकर, क्योंकि उन सब भाषाओं में से अगर एक सीख लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, निकटता आ सकती है। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी को ही विकसित किया जाना चाहिए। तो लिपि तो क्या बोल रहे हैं, ये देवनागरी ही होनी चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना। फिर उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। लेकिन इस बात को स्वीकार बाद में नहीं किया गया। हम देखेंगे इसमें से कि कौन कौन सी चीजें इसमें। फिर इसके बाद जो है राजभाषा समिति भी बनी, ठीक है, ये तो आयोग बन गया, आयोग ने अपने सुझाव रखे। फिर इसके लिए क्या बनी, एक राजभाषा संसदीय समिति बनी, ठीक है। फिर उसने इन सुझावों पर गौर किया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वहां पर कौन सी एक्सेप्ट हुई, कौन सी निग्लेक्ट हुई। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो आपका उच्च न्यायालय में जो भी क्षेत्रीय जो भी निर्णय हो, जो भी चीजें हो, वो क्या होनी चाहिए, आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए। फिर लास्ट आता है हिंदी के विकास का दायित्व जो है वो सरकार को एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। मतलब सरकार ये खुद तय करेगी कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग जो है वो इस हिंदी के विकास क्रम की जिम्मेदारी को संभाले। तो ये भी इसमें एक सुझाव दिया गया था। तो ये लगभग 4-5 या 7-8 जितने भी सुझाव रहे, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्यादा नहीं है ये, देखना बिल्कुल एक एक करके अगर आप अच्छे तरीके से सिलसिलेवार करके इसको याद रखेंगे, तो मैं समझता हूं आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे एक तो आपने खुद एग्जाम देना है, 14 वर्ष तक के बच्चों को हिंदी सिखानी है, ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों में की जो एक भाषा में सीखनी है, खासकर जो आपके दक्षिण भारत की हिंदी है, ठीक है। लिपि कौन सी होगी, पूरे भारतवर्ष में जो है देवनागरी को ही अपनाया जाना चाहिए। और सरकार जो आपका क्या करेगी, उच्च न्यायालय में जो है हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए, वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ये ऐसे कुछ सुझाव है राजभाषा आयोग के। प्रश्न आपको ऐसे ही पूछेगा, देखना मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 पंक्तियां रहेंगी, कई बार 6 पंक्तियां भी पूछ लेते हैं, देखना उनमें से आपको सारी की सारी देखनी है कि उनमें से कौन सा सुझाव इसमें था और कौन सा सुझाव जो है वो इसमें नहीं रहा। यस संगीता। वर्तनी शुद्ध है या ऐसे ही लिखा जाता है? कौन सा? उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपने जो सेकंड लास्ट पॉइंट बताया। एक मिनट एक मिनट। न्यायालय, नहीं नहीं नहीं, न्यायालय ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। हाँ सही सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। हाँ, न्यायालय जो है वो न्याय अल्य, न्याय प्लस आलय, है ना, ये हो गया ना, न्याय और आलय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही रह जाएंगे, देखिए य में अ लग जाएगा तो ये आ हो जाता है, बाकी वैसा ही रहेगा आगे। हाँ ठीक है, यम पर एक एक य लगाना भूल गया मैं, ठीक है। चलिए आगे मिल जाएगी आपको इसकी शुद्ध वर्तनी, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये तो राजभाषा आयोग के सुझाव हो गए, ये थे इसके 8-9 सुझाव, इनको याद रखिए आपने नोट्स में, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, देखना इसको सिंपली
संयुक्त संसदीय समिति भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखिए कि राजभाषा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण करने का जिम्मा संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। अब देखिए राजभाषा आयोग ने क्या किए, जो सुझाव दिए उनको क्या किया जाए, उन पर गौर करने का जो जिम्मा दिया गया, ठीक है, ये किसको दिया गया, है ना, या कि उसका परीक्षण करें, ठीक है, या फिर समीक्षा करने का जो जिम्मा मिला, ये संसद की राजभाषा समिति या जिसको हम संसदीय समिति कहते हैं, इसको सौंपा गया। तो ये कब बनी, 1957 में गठित इस संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे, और जिनमें 20 लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा के सदस्य रहे। ये चीज आपको याद रख लेनी है कि संसदीय समिति का गठन 1957 में, ठीक है। और इस समिति ने 1959 में अपने सुझाव फिर प्रस्तुत किए, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। अब ध्यान रख लेना है, पहले कौन आया आपका, बीजी खैर, ये नाम आया। लेकिन उससे भी पहले आपको याद रख लेना है कि जो राजभाषा शब्द की बात की वो किसने की, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। एंड उससे भी पहले राजभाषा का दर्जा बनाने की जो मांग किसने रखी, ये रखी गोपाल स्वामी अयंगर ने, ठीक है। ये नाम आपको अब पता होना चाहिए, अयंगर सबसे पहले, राजगोपालाचारी भी उसके साथ ही, फिर बीजी खैर उसके बाद, फिर बीजी खैर के बाद अब आ गया गोविंद वल्लभ पंत, जिसने संसदीय समिति की अध्यक्षता की, जो 30 सदस्य आपकी समिति रही, ठीक है। और इस समिति ने क्या किया, 1959 में फिर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है। देखिए एक एक चीज इसमें बिल्कुल क्रम से ही है, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं पूछा, मतलब आपको भटकाया गया है। पहली चीज क्या थी, आप चाहे तो इसको पांडे वाली बुक से भी देख सकते हैं, आप चाहे तो दृष्टि वाली बुक से भी देख सकते हैं, आप चाहे तो किसी अन्य बुक से भी देख सकते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण है देखना ये चीजें, इनको आप याद रखिएगा। पहले पहल क्या बना, राजभाषा आयोग बना, फिर राजभाषा आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, 7-8 सुझाव। उसके बाद जो है एक समिति बनाई गई कि वो उस पर क्या करे, उनकी जो राजभाषा आयोग की जितनी भी सिफारिशें रही हैं वो उनको क्या करे, उनको समीक्षा करे कि क्या उसमें ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस समिति में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। अध्यक्षता गोविंद वल्लभ पंत ने। कब सुझाव प्रस्तुत किए, 1959 में। आप एक एक लाइन का एक एक प्रश्न बना लीजिए, ऊपर लिख दीजिए संसदीय राजभाषा समिति, वन लाइनर। वन लाइनर से आपको क्या होता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से इजिली याद हो जाते हैं, बिना किसी उसके लिखने आपने ये, बिना किसी ऑप्शन के खुद ही क्वेश्चन बना लिया, खुद ही तैयार कर लिया, बस आपका काम यहां पर हो गया, ठीक है। और ज्यादातर आप देखेंगे हिंदी के एग्जाम में लगभग 50% तो वन लाइनर से ही काम चल पड़ता है, ठीक है, बशर्ते वो आपने बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को लेकर के बनाए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, कर्मचारी जो है, पहले जो इसका सुझाव रहा, कार्य साधक हिंदी ज्ञान प्राप्त करने तक अंग्रेजी में ही कार्य करते रहेंगे। पहली चीज इसमें यह थी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे कि जब तक वो हिंदी सीख नहीं लेते, ठीक है, तब तक वो क्या करेंगे, अंग्रेजी में ही कार्य करते रहेंगे। ये पहला सुझाव दिया संसदीय अध्यक्ष, संसदीय जो समिति रही, ठीक है। तो ये था आपका, कार्य साधक हिंदी ज्ञान प्राप्त करने तक क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी। दूसरा क्या आया कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको हिंदी के प्रशिक्षण में छूट दी जाए। ये इसका दूसरा सुझाव था कि अगर कोई 45 वर्ष से ऊपर का सरकारी कर्मचारी है तो उसको जो है हिंदी के प्रशिक्षण में छूट मिलनी चाहिए। ये इसका दूसरा सुझाव रहा। इंपॉर्टेंट सुझाव है, देखना, इसको भी याद रखिएगा। दो चीजें हो गई सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड। अब तीसरी क्या आती है, उच्च न्यायालय के बारे में भी इसने कहा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, यहां देखिए ठीक लिखा है यहां पर संगीता मैम, यहां ठीक हो गया ना, उच्च न्यायालयों के निर्णय Yes, yes. एवं आदेशों इत्यादि को अंग्रेजी में ही रखा जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट था। देखिए पीछे हमने क्या मांग की, पीछे हमने देखा कि वो क्षेत्रीय भाषा में होने चाहिए जो राजभाषा आयोग कहता था, लेकिन ये कह रहा है कि राजभाषा, जो हमारा मतलब जो आपकी उच्च न्यायालय है ना, वहां पर क्या होनी चाहिए, वहां पर जो है अंग्रेजी को ही रखा जाना चाहिए। ये था संसदीय समिति का सुझाव। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही रखा जाए। अब ये कह रहे हैं कि जो केंद्र की है ना, जैसे सेंटर की जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं देखना, उसमें ये क्या कह रहा है कि उसमें जो माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी ही रखा जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। फिर 1965 के बाद ये हिंदी को प्रधान भाषा हो जाए, मतलब 1965 के बाद ये बोल रहे हैं कि तब तक ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, लेकिन 1965 के बाद क्या होना चाहिए, 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा होगी।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये थे इसके कुछ एक मुख्य मुख्य सुझाव संसदीय राजभाषा समिति। तो इसने अपने कितने सुझाव रखे देखिए, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर ये वाला हो गया, तीसरा जो है उच्च न्यायालय से संबंधित हो गया, चौथा जो है केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं से संबंधित हो गया, पांचवा जो है आपका हिंदी को प्रधान भाषा बनाने से संबंधित हो गया। तो ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है, देखना कि संसदीय समिति ने कब तक हिंदी को प्रधान भाषा बनाने का जो है सुझाव प्रस्तुत किया, तो 1965 तक। समझ में आ गई बात यहां तक? बस तो इजी है, यहां पर कोई ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए मुश्किलात, बस ये याद रखने पड़ेंगे। अब ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज जो है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक हो गया? वैसे तो सारी ही चीजें देखिए पीछे वाली, है ना? अंग्रेजी तब तक सीखते, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से तो नहीं सीख पाएंगे ना, कि जब तक वो हिंदी नहीं सीख लेते तब तक अंग्रेजी में ही कार्य होंगे, और 45 वर्ष के ऊपर से लोगों के लिए छूट हो जाएगी। फिर उच्च न्यायालय में जो अंग्रेजी में ही होगा कार्य, केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा भी अंग्रेजी में इन्होंने रखी, है ना? और 1965 के बाद हिंदी को प्रधान भाषा बनाया संसदीय राजभाषा समिति ने। ये जो है अपने सुझाव जो है वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है? ओके हो गया यहां तक? मुश्किल तो नहीं लग रहा है बहुत कि हो क्या रहा है? हम्म, चुप हो गए सारे लोग। जगदम्बा, ठीक है। ठीक है सर जी। चलिए ठीक है, पता नहीं नाराजगी तो नहीं हो गई मुझसे कुछ। अब देखिए, जब ये दो क्या हो गया, दो चीजें बनी, पहले वाली आपका राजभाषा आयोग भी हुआ, राजभाषा जो आपकी संसदीय समिति भी बनी, उसके बाद इन दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने अपने कुछ आदेश दिए। अब देखिए, पहले पहल भी राष्ट्रपति का आदेश था 1955 में। अब 1955 के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति का आदेश उसके बाद फिर से आया, जब राजभाषा जो संसदीय समिति भी बनी, उसने भी अपने सुझाव जो है वो रखे। ठीक है? फिर राजभाषा समिति के बाद जो है राष्ट्रपति ने कुछ अपने आदेश रखे। उनमें देखिए पहली चीज क्या है, कि जो 45 से कम उम्र वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। ठीक है? इस सुझाव को मान लिया गया। ठीक है? और परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी ही यहां पर रखा। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। देखिए किसको दिया ये जिम्मा? शिक्षा मंत्रालय को। राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। तो प्लानिंग बनाने का काम किसको रखा? ये रखा आपका इनको, गृह मंत्रालय को। ठीक है? फिर संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने दो स्थायी आयोगों की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर। बाकी चीजें ऊपर की आप याद रखें या ना रखें, लेकिन इस बात को आपको जरूर याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रपति ने दो आदेश जो प्रस्तुत किए, ठीक है, ये कौन सा था, कि जो दो स्थायी आयोग हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए। और ये स्थायी आयोग कौन कौन से थे? एक था विधायी आयोग और एक था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ये दोनों ही 1961 में स्थापित हुए। ठीक है? इन चीजों को आपने यहां पर ध्यान रख लेना है। विधि मंत्रालय के द्वारा जो है आपका कौन सा होगा? विधि आयोग। और जो आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका कौन सी रहेगी? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का जो ये सिफारिश की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है? तो यहां पर आपको याद रख लेना है कि जो आपका विधायी आयोग है, देखिए ये क्या करेगा, जो आपके विधि कोश का निर्माण करेगा। विधि कोश मतलब कानून से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है, उस क्षेत्र में। ठीक है? ताकि आपको जो सिंपल सी बात याद रखना है, देखना कि जो आपका, कि जो विधि से संबंधित जो भी शब्द हैं वो हिंदी में अनुवादित सही तरीके से हो सकें, इसलिए जो है विधायी आयोग को बनाया गया। कि जो आप, जैसे हमने पीछे बात की थी ना, जो आपके कानून से, कानून यानी कि आपका न्यायालय से संबंधित, ठीक है, तो इसलिए जो है विधायी आयोग की बात की गई कि ऐसा आयोग बनाया जाए जिससे क्या हो जाए, कि जो आपका विधि यानी कि कानून से संबंधित जो आपके शब्द हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से अनुदित फिर हो जाए। ठीक है? तो ये चीज रहेगा आपका विधायी आयोग 1961। प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है, देखना कि ये कब बना। ठीक है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, इसको भी यहाँ पर आपने याद रख लेना है, और इसका जिम्मा जो है वो शिक्षा मंत्रालय को दिया। ठीक है? तो ये भी आपको याद रख लेना 1961। तो यही थे आपके यहाँ पर देखना कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो इस सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने दो आदेश
प्रस्तुत किए। हालांकि आदेश तो ज्यादा रहे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये जो आपके दो आयोग बनाए गए, विधायी आयोग और तकनीकी शब्दावली आयोग, राष्ट्रपति के आदेशों के बाद। ठीक है, ये था आपका देखिए तीसरा चरण इसका। पहला चरण क्या था प्रगति का, वो था राजभाषा आयोग, दूसरा था संसदीय समिति, तीसरा था आपका जो आपका राष्ट्रपति के आदेश। ठीक है, इन बातों को आपने यहाँ पर याद रखना है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। आगे क्या है देखिए, इसमें ये कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम बना फिर। अब यहाँ पर दो आयोग भी बना लिए गए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को लेकर के भी, एंड हमारी जो विधि आयोग भी, या कानून से संबंधित जो चीजें रही या न्यायालय से संबंधित चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब आता है देखिए आपका राजभाषा अधिनियम। यह अधिनियम हिंदी भाषी राज्यों को यह आश्वासन देते हुए बनाया गया था कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति ली जाएगी, और इस अधिनियम के प्रावधान जो है वो निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर इस चीज को आपने शायद थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये, इसको देखिए, इसको सुनना कैसे आपको। ये जो राजभाषा अधिनियम था ना, ये क्या कह रहा है कि जो आपके संविधान रहा है देखना, उसमें जो भी आपके उपबंध रहे हैं, उनके अनुसार एक चीज रही कि 1965 में क्या हुआ कि हिंदी को जो है भारत की एकमात्र राजभाषा जो बनाया जाना था। ठीक है, क्योंकि सारे जो प्रयास थे वो तो इसी के लिए हो रहे थे कि हिंदी क्या होनी चाहिए हमारी, कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे में जो आपके हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे ना, उनमें से खासकर जो आपका ये जो पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है हिंदी विरोधी आंदोलन चलने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है हिंदी उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, और दूसरा ये अंग्रेज़ी वगैरह का प्रसार यहाँ पर ज़्यादा था। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों को ये आश्वासन दिया कि हम एकदम से हिंदी को नहीं कर देंगे लागू कि हिंदी ही राजभाषा होगी, ठीक है? हम ऐसा करेंगे कि जब तक हिंदी क्षेत्रों की जो सहमति नहीं होगी, तब तक जो है हिंदी राजभाषा एकदम से नहीं बना लिया जाएगा। और इसी आश्वासन के चलते ही हम देखते हैं कि आज तक जो है फिर वो आश्वासन आश्वासन ही रहा, और हिंदी जो अभी भी टोटली जो है वो नहीं बन पाई है राजभाषा। ठीक है, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि अहिंदी भाषी राज्यों ने क्या किया, उस वक्त हिंदी का विरोध किया कि एकदम से जो है इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि उसके बाद जो है क्या है, हिंदी को एकमात्र भाषा तभी स्वीकार किया जाएगा जब अहिंदी क्षेत्रों की उसमें क्या हो जाएगी, सहमति हो जाएगी। ठीक है, और फिर एक नया अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम के ही हम राजभाषा अधिनियम कहते हैं। और यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि ये 1967 में फिर संशोधित भी हुआ, और इस अधिनियम के जो प्रावधान रहे हैं वो कौन कौन से रहे, ये प्रावधान रहे यहाँ पर देखिए कि 26 जनवरी 1955 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो चलता रहेगा। 55 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर 65 होना चाहिए। ठीक है, इसको ठीक करिएगा, ये ठीक कर लेना है ना, क्योंकि ये तो 63 में तो बन रहा है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है। पहला जो इसका प्रावधान रहा इसमें कि भाई 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में अभी भी चलता रहेगा। हालांकि पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा था कि 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगी, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो चलता ही रहेगा सहायक भाषा के तौर पर। लेकिन आज हम सहायक देखते हैं हिंदी हो गई है। ठीक है, दूसरा क्या रहा राजभाषा अधिनियम, ये कहता है कि उच्च न्यायालयों के निर्माण में, सॉरी, उच्च न्यायालयों के निर्णय में, यहाँ भी देखिए ना, न्यायालय, उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अब यहाँ पर जो है उस मांग को थोड़ा सा हम देखते हैं कि फुलफिल कर लिया गया। जो हमने पहले मांग उठाई थी इसमें देखना कि जो आपके ये क्या रहेगा, आपका जो उच्च न्यायालय हो गया, उसके निर्णय किस में रहेंगे, हिंदी में रहेंगे या फिर किसी क्षेत्रीय राजभाषा का प्रयोग इसमें किया जा सकेगा। ठीक है, ये क्या रहा, ये रहा आपका राजभाषा अधिनियम का दूसरा जो प्रावधान। तीसरी चीज इसमें क्या है देखना, संघ के जो भी संकल्प हैं, जो भी अधिसूचनाएं हैं, जो भी विज्ञापन, दस्तावेज इत्यादि रहेंगे, वो हिंदी और अंग्रेजी
दोनों ही भाषाओं में जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जितने भी आपके केंद्र से संबंधित या संघ से संबंधित जो भी चीजें हैं, राज्य और हमारे सेंटर से, ठीक है, उन दोनों में क्या चीजें रहेंगी, उन दोनों में जो है, उन दोनों में आपको याद रख लेना है कि ये क्या रहेगा, है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही, चाहे कोई भी सूचना देनी हो, चाहे कोई विज्ञापन हो, है ना, उसमें ये रहेगा। फिर चौथा जो आता है इसमें सुझाव, देखिए, जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प ना ले लें, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, कि जो अहिंदी भाषी राज्य हो वो अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ। और आज भी आप देखते हैं बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जो अहिंदी भाषी राज्य हैं और अंग्रेजी को ही अपना मतलब कामकाज की बात भी रखते हैं कामकाज के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज आज तो हम यही देखते हैं कि हिंदी जो है वो दूसरे नंबर पर है, अंग्रेजी ही हमारे सरकारी कार्यालय वगैरह में ज्यादा प्रयुक्त हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एक सुझाव रहे इसमें राजभाषा अधिनियम में, इनको आप यहाँ पर याद रखिएगा। पहला हो गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग, फिर न्यायालय में, फिर आपके जितनी भी सूचनाएं रहेंगी संघ की वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। फिर जब तक अहिंदी भाषी राज्य जो है वो क्या ना कर लें, अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेते, तब तक जो है वो क्या रहेगा, अंग्रेजी का ही प्रयोग जो है वो चलता रहेगा। ये थे आपके राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में फिर संशोधित हुआ, इसमें बदलाव रखे गए। फिर बना आपके पास राजभाषा संकल्प इसके बाद। अब ये जो राजभाषा संकल्प था ये कब बना, 1968 में। थक तो नहीं गए, ज्यादा तो नहीं हो गया, इतने सारे कैसे याद रखे जाए। यस संगीता। सर जैसे फर्स्ट टाइम जो मांग उठी वो बंगाल से ही उठी हिंदी को वो बनाने की राष्ट्रभाषा, और उसके बाद में अब पश्चिमी बंगाल में ही अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता है। यस, अभी इस ये मतलब उसमें कुछ लोग ऐसे थे ना जो ये चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जी एक मतलब व्यक्ति विशेष को थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि आम जनमानस क्या चाह रहा है, तो वही चीज है। आप देखेंगे जैसे अ, जैसे अंग्रेजों ने ही यहाँ पर क्या किया था, अंग्रेजों ने ही बढ़िया किया ना यहाँ की जो ये बुराइयां वगैरह खत्म की, लेकिन बावजूद हम अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, ठीक है। तो यही चीजें ये हैं, ऐसे करके ही। जी सर, थैंक यू। ओके, यही है। आगे बढ़ना है या फिर यहीं पर आज खत्म करें? चलिए इसको देख लेते हैं, राजभाषा संकल्प देख लेते हैं कि हमने संकल्प क्या लिया फिर उसके बाद, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीजें देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर है राजभाषा संकल्प। राजभाषा संकल्प 1968। एक एक चीज देखिए पहले से एक बार फिर से, तभी ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। देखिए पहले क्या बना, राजभाषा आयोग बना, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या बना, संसदीय समिति बनी। पर इससे भी पहले आपको याद क्या रख लेना है, राष्ट्रपति का आदेश, ठीक है। राष्ट्रपति ने आदेश क्या दिए थे, यहाँ पर आपको सिंपली याद रख लेना है कि 1955 में उन्होंने आदेश जारी किया कि जितना संभव हो सके हमें क्या करना चाहिए, जनता के साथ जो है वो पत्र व्यवहार और प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है वो हमें हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, शायद वो मैंने पहले आपको बताई थी बात या नहीं बताई, एक बार फिर से देख लेता हूँ। कहाँ पर था राजभाषा हिंदी, एक मिनट, यहाँ पर मैंने आपको बताया। हाँ, ये इस चीज को जरूर फॉलो करना है, देखना कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा। जैसे हम आज भी देखते हैं ना, आज भी हम देखते हैं कि जो आपको अंग्रेजी के साथ हिंदी को मान्यता तो है, लेकिन प्रामाणिक जो माना जाता है वो अंग्रेजी को ही माना जाता है। इस बात को जरूर फॉलो करना है आपने, देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये शायद मैंने आपको पहले अच्छे से बताया था या नहीं बताया था, इसको जरूर फोकस करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहल हो गया राजभाषा का आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति का आदेश, ठीक है। और आदेश क्या था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जो प्रामाणिक पाठ माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, वो अंग्रेजी का माना जाएगा।
दूसरा आया राजभाषा आयोग, ये कब बना 1955 में ही। फिर संसदीय समिति 1957 और जिसने 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद राजभाषा जो आपका आयोग रहा देखना, और संसदीय समिति रही। इन दोनों की सिफारिश से राष्ट्रपति ने फिर से कुछ आदेश जारी कर दिए, ठीक है। और उन आदेशों में दो आपके क्या बने, विधायी आयोग बने, और आपका एक जो वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली, ठीक है, आयोग, ये भी बना एक आपका तकनीकी शब्दावली आयोग, ये रहे 1961 में, ठीक है। ये भी 1961 में, ये फिर आपका 1959 में, ठीक है, ये आपका 1955 में। फिर इसके बाद क्या बनता है, अब देखिए, इसके बाद आपका बना राजभाषा अधिनियम, ठीक है। अधिनियम कब हुआ, ये हुआ आपके 1967 तक, या 63 लिखेंगे आप इसको, है ना, 1963, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 67 में संशोधित रहा, और 68 में फिर संकल्प लिया गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से संकल्प जो हैं वो इसमें रखे गए। पहली चीज है, देखिए, 1967 में संशोधन के बाद जहां एक ओर अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता समाप्त हुई, तो दूसरी ओर हिंदी भाषियों की चिंता बढ़ रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब हिंदी भाषियों को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी राजभाषा बने ही ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो तो एकमात्र हिंदी उसे ही बनाना चाहते थे ना राजभाषा, तो इस कठिन घड़ी में क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें मुख्य बातें जो है वो निम्नलिखित थी। तो अब देखिए, संकल्प आपको समझ आ गया कि ये राजभाषा संकल्प क्या है। राजभाषा संकल्प तब हुआ जब पहले क्या था, पहले हिंदी भाषी जो अहिंदी भाषी राज्य थे, उनको चिंता हुई कि कहीं हमारी जो अपनी, जो एक तो हम क्षेत्रीय बोलते हैं, दूसरा हमारा जो अंग्रेजी वगैरह का जो कार्य है, ठीक है, फिर हमें एकदम से हिंदी सीखनी पड़ जाएगी, तो वो एक मतलब मुश्किल कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि जो आपके, ठीक है, ये मतलब जो जो भी काम है वो क्या होने चाहिए, एकदम से नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए हिंदी का काम, ठीक है। तो यही चीज अब हिंदी वालों को सताने लग गई कि अब उनको जो है वो बोल दिया गया कि ठीक है, तुम जब तक नहीं मानते, अगर वो माने ही ना कभी, ठीक है, तो क्या होगा, हिंदी तो बन ही नहीं पाएगी। तो अब इनकी स्थिति ऐसी होगी, ठीक है। तो ऐसी कठिन घड़ी में ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी मतलब एक विकट परिस्थिति में क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें मुख्य चीजें रही जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखी है, देखिए, पहली चीज क्या लिखी है कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी। मतलब हिंदी भाषियों को क्या कर दिया, यहां पर एक आश्वासन रहा कि सरकार क्या करेगी भाई, तीव्र विकास और प्रयोग के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, और ये तीव्र विकास और कार्यक्रम शायद अभी भी नहीं हो पाए हैं, ठीक है, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत भी की जाएगी। ये पहला इसमें था। तो पहली चीज तो हम यही कहते हैं ना कि हम बिल्कुल करेंगे भाई, तीव्र विकास करेंगे इसका, ठीक है। दूसरा क्या रहा फिर, भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। ये त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसको आपने समझना है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र में आपको सिंपली याद रख लेना है कि इसमें क्या रहेगा, जैसे आपका कोई अहिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए कोई अहिंदी भाषी क्षेत्र है, उसमें क्या रहेगा देखना, अहिंदी भाषी जो आपका क्षेत्र है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी को क्या किया जाएगा, हिंदी का जो अध्ययन किया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अहिंदी भाषी है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी एक, अंग्रेजी तो वो जान ही रहा है, ठीक है, तभी वो अहिंदी भाषी है। और दूसरा क्या है, दूसरा अपनी उसकी क्षेत्रीय है, ये भाषाएं हैं। हिंदी भाषी राज्य को क्या करना पड़ेगा, अब हिंदी को भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जो हिंदी भाषी राज्य है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अंग्रेजी के साथ साथ तीसरी जो भाषा है ना, वो एक और भाषा रहेगी, और वो विशेषकर कौन होगी, वो होगी आपकी कौन सी, जो आपकी दक्षिण भारत की कोई भाषा। समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा आपका विशेषकर जो आपकी दक्षिण भारतीय भाषा होनी चाहिए। इसको ये क्या कहते हैं, इसी को ही हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। समझ में आ गया त्रिभाषा सूत्र क्या हुआ। हम्म त्रिभाषा सूत्र समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए, तीन जी भाषाएं हुई सर। ना। हाँ, जो जी। अहिंदी भाषी हैं वो किसको सीखेंगे, हिंदी को सीखेंगे, लेकिन दो भाषाएं उनकी हो जाएंगी, तो दो ये, तीसरी हिंदी। अब जो हिंदी भाषी हैं वो अंग्रेजी और हिंदी सीखेंगे, लेकिन
साथ ही साथ जो है दक्षिण भारत की भी उन्हें एक भाषा ज़रूर सीखनी पड़ेगी जो तीसरी भाषा के तौर पर रहेगी। ये अनिवार्य कर दिया यहाँ पर इस संकल्प ने। इससे क्या हो जाना था कि इससे इन दोनों की ही चीज़ें पूरी हो जानी थी। हिंदी भाषियों ने हिंदी सीख लेनी थी और हमने जो है कोई एक वहाँ की स्थानीय जो भाषा है उसको सीख लेना था जो विशेषकर दक्षिण की रही जहाँ से ज़्यादातर माँग जो है वो अंग्रेज़ी के लिए यानी कि एकदम से इसको खत्म न करने की जो माँग उठी थी। ठीक है? इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है देखिए, नेक्स्ट है कि केंद्रीय सेवा में यहाँ पर सेका हो गया है, केंद्रीय सेवा होना, है ना? केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाएँ आवश्यक। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सेंटर में कोई भी सेवाएँ देनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपने भर्ती लेनी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएँ जो हैं वो ज़रूरी कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को ही माध्यम रखा था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दोनों ही भाषाएँ जो हैं वो आवश्यक हो गई संकल्प में। तो संकल्प से आपको याद रख लेना ना कि अगर राजभाषा संकल्प से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपने देखना कि तारतम्य बिठाने की बात की गई है कि नहीं की गई है। क्या दोनों ही भाषाओं के साथ ऐसा तो नहीं है कि किसी हिंदी के साथ पार्शियलिटी हो रही है या फिर अंग्रेजी के साथ पार्शियलिटी हो रही है या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कोई पार्शियलिटी कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि जहाँ पर भी समन्वय बिठाने की बात की जाती है ना, अब देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ आवश्यक बोल रहा है ये, तो ये किसमें आ जाएगा? राजभाषा संकल्प में आ जाएगा। ठीक है? भारत सरकार राज्यों को सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी, तो 3 भाषाएँ हो जाएँगी, तो ये भी संकल्प में आ जाएगी। विकास की बात करेगा तो संकल्प में दोनों ही भाषाओं के ये व्यापक विकास की बात कर रहा है। ठीक है? जिसकी प्रगति की रिपोर्ट पर प्रतिवर्ष संसद में रहेगी। सरकार जो है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला कि जितने भी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं ना, उन सभी में समन्वित विकास के कार्यक्रम वो तैयार करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक भाषा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा और दूसरी भाषा को जो है वो कम। ठीक है? इसको कल करेंगे। हाँ देखिए जी। कल क्या चीज़ें रहीं, एक रहा आपका राजभाषा नियम, एक रहा आपके पास ये राजभाषा नियम के अंतर्गत इसका जो वर्गीकरण है, ये आपने पीजीटी में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ठीक है? ये वहीं से देख लेना, है ना? एंड फिर उसके बाद बनता है आपके पास कि उसके बाद क्या रही स्थिति, जब ये सारी चीज़ें हो गई 1976 के बाद। नियम तो हो गया, लेकिन उसके बाद कौन-कौन सी चीज़ें रहीं, इनको हम कल देखेंगे।